के अंदर हमने बताया भी था कि कैसे होता है मेरुरज्जु की मदद से मेरुरज्जु क्या होता है, कैसे काम करता है, हमने फिगर के द्वारा बताया था। तो प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोर्ड। स्पाइनल कोर्ड मतलब समझ में आता है, ये जो पिछले वाला जो हिस्सा होता है ना, इसी को हमारा जो होता है स्पाइनल कोर्ड, रीढ़ की हड्डी जो इसको कह सकते हैं। अगर ये सही से काम नहीं करेगा तो आज हमारा हाथ काम कर रहा है, पैर काम कर रहा है, हम लोग उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पलटी मार रहे हैं, गुलटी मार रहे हैं, गुलाटी मार रहे हैं। गुलाटी मतलब क्या होता है? पलटी इस तरह से होता है ना, बचपन में खेलो कि मुड़ी ऐसे करके गुलटी मारते गए, गुलटी मारते गए। तो ये जो भी करते हैं, तो हमारा अगर ये स्पाइनल कोर्ड नहीं काम करेगा ना तो फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ब्रेन क्या करता है, सिग्नल को तैयार करता है। लेकिन इस स्पाइनल कोर्ड की मदद से क्या होता है, समझ लो कि ये हमारा ब्रेन जो है जहाँ पर सिग्नल तैयार हो जाता है, और जड़ के थ्रू ये जो हमारा रीढ़ का जो पिछला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, उसके थ्रू क्या होता है, हमारे हाथ के अंदर, हमारे पैर के अंदर, हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों के अंदर, ऑर्गन के अंदर सिग्नल जाने का काम करता है, या वहाँ से सिग्नल आने का काम करता है। अगर ये फंक्शन नहीं करेगा सही से तो समझिए कि आपका शरीर क्या होगा, कहीं ना कहीं से पैरालाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो हमारा मेरुरज्जु तो बोला गया है क्या कि दो चीज़ों का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, हमारे ब्रेन का प्रोटेक्शन और स्पाइनल कोर्ड। दो अगर ठीक है तो लगभग हमारा क्या होता है, सिग्नल कोऑर्डिनेशन, समन्वय, नियंत्रण सब कुछ सही रहेगा। अगर मान लेते हैं हाथ को कटने से बचा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाथ से कटने से बचा लेंगे, लेकिन क्या कहते हैं, अगर ब्रेन से ही सिग्नल कट हो जाए तो हाथ तो पैरालाइज हो जाएगा। इसको बचाइए कि क्या करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी होता है कैसे हम अपने ब्रेन को बचाएं जहां पे सिग्नल तैयार होता है, और दूसरा कि कैसे हम लोग क्या कहते हैं उस रास्ते को बचाएं, उस जरिए को बताएं जिसके द्वारा सिग्नल ब्रेन में जो तैयार होता है वो ट्रांसफर होता है एक स्थान से दूसरे स्थान। तो दोनों को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित रखना, क्या कहते हैं, हमारे बॉडी को परफेक्ट रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर ये दोनों काम नहीं करेगा या दोनों में से कोई भी एक काम नहीं करेगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, एबनॉर्मल हो जाएंगे, नॉर्मल नहीं रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं कि क्या बोला गया है, तो मस्तिष्क। मस्तिष्क को हम लोग तो समझ रहे हैं क्या होता है। तो मस्तिष्क में एक हड्डी के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो कि प्रघात अवशोषण कार्य करता है, मेरुरज्जु की सुरक्षा केसरू कदंड एवं रीढ़ की हड्डी करती है। बोला गया है क्या कि मस्तिष्क क्या होता है, तो मस्तिष्क एक हड्डी के बॉक्स में होता है। हमारा ब्रेन है, एक आगे से खुलेगा, एक पीछे से खुलेगा, दाएं से, तीन हिस्से से खुलता है। ठीक है, अगर ब्रेन का डॉक्टर इन फ्यूचर्स बनोगे तो 3 हिस्से से खुलता है, क्योंकि ब्रेनों खुलता है। ब्रेन अगर नहीं खुलता तो ब्रेन का ऑपरेशन कैसे होता। तो ब्रेन को भी क्या कहते हैं, हथौड़ी से मार मार के, लोहा वाला हथौड़ी नहीं, लकड़ी वाला हथौड़ी। तुम लोग को ये झूठ लग रहा है, किसको किसको झूठ लग रहा है? ये रियल में होता है कि ब्रेन का ऑपरेशन होता है ना, तो माथा को खोला जाता है, और खोल के ऑपरेशन जैसे कैसे होता है कि क्या कहते हैं, सॉकेट की तरफ बैठाया हुआ, उस पर क्या कहते हैं, कवर है, उसको वहाँ से क्या होता है, पहले काट के वहाँ के चमड़े को हटाता है, फिर हल्का सा ठक्कर मारता है तो उसको ब्रेन को खोला जाता है और वहाँ से ऑपरेशन किया जाता है। तो चारों तरफ से हड्डी बना हुआ है, हड्डी का एक लेयर है, उसी में क्या कहते हैं, ब्रेन हमारा मांस का जो गुर्दा जो होता है मांस की तरह उसके अंदर रखा हुआ, इसमें बहुत सारा नस वगैरह, पतला पतला नस वगैरह होता है, वो सब ब्रेन है। लेकिन अगर वो इतना मुलायम होता है और अगर ये हड्डी का कवर नहीं रहेगा तो खत्म हो जाता। हल्को कोई करता पुछ दुकुर मारता निकल जाता ब्रेन, आदमी कहानी खत्म होता है ना जी। लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता है। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है क्या कि मस्तिष्क को बोला गया एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। ये क्या करता है, बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में क्या होता है, जैसे कि एक गुब्बारे में हम लोग हवा पानी भर के उसको फुला देते हैं, उसी प्रकार से हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है, वो तरल पदार्थ क्या होता है उसके अंदर रखा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है क्या, अवशोषण का कार्य वगैरह करता है। मेरुरज्जु के बारे में बताया गया कि मेरुरज्जु की सुरक्षा केसरू कदंड या रीढ़ की हड्डी करती है। सिंपल सा कि हमारे अंदर मेरुरज्जु होता है, मेरुरज्जु हमने बोला था कि नियंत्रण और समन्वय में सिग्नल ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, रीढ़ की हड्डी के द्वारा क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी के ऊपर से अगर छुओगे तो देखना कड़ा रहता है ना, लेकिन उसके थ्रू अंदर क्या होता है, नस वगैरह होता है, स्पाइनल कोर्ड के थ्रू वो क्या होता है, सिग्नल ले जाने का काम करता है। तो उस मेरुरज्जु को क्या कौन प्रोटेक्ट करता है, तो हमारा रीढ़ का हड्डी करता है। ठीक है, कि सिग्नल कहीं से बर्बाद ना हो, सिग्नल कहीं से रास्ते में नहीं रह जाए। ठीक है, अगर किसी का क्या कहते हैं, कोई भी व्यक्ति मनुष्य है जो बढ़िया से कमर से नहीं उठ पा रहा है, कमर से ये नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं से उसका क्या कहते हैं, सही से सिग्नल उसके शरीर के अंदर
स्पाइनल कोड के थ्रू नहीं जा पा रहा है। इस कारण से वो दर्द या कमर में दर्द या किसी तरह का होता है, बस उसको ऑपरेशन के थ्रू, दवा के थ्रू ठीक किया जाता है। लेकिन मेन अगर उसको एक्सरसाइज के थ्रू अगर ठीक कर लिया जाए तो सबसे बेटर है, क्योंकि अगर सारा इलाज अगर काम नहीं करता है तो अंतिम में मालिश वाला इलाज ही काम आता है, ये जान लो। क्योंकि मालिश के इलाज से जिसको नस का ज्ञान है, ब्रेन के अंदर हमारे बॉडी के अंदर जो नस है, उस नस के थ्रू अगर आपको दर्द कर रहा है तो हम लोग दर्द का दवाई खाते हैं। लेकिन अगर हमको सही से नस का जानकारी हो जाए तो प्रेशर पॉइंट होता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे हाथों में, पैरों में, बॉडी के अलग अलग हिस्सों में, उसको दबाने से ही क्या होता है, दर्द ठीक हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन। क्योंकि दर्द होता है क्यों? क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं से कुछ डिस्टर्बेंस होगा, हो सकता है ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा होगा ठीक पूरी तरह से, या कोई दिक्कत होगा तो उसको वहाँ से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे की ओर चलते हैं। तंत्रिका उत्तक एवं पोषी उत्तक के बीच समन्वय बोला गया है क्या कि तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बिटवीन क्या, नर्वस और मस्कुलर टिश्यू। नर्वस मतलब क्या हो गया, कौन सा उत्तक, तंत्रिका उत्तक या पेशी उत्तक? बताओ, दो गो चीजें हैं यहाँ पर। कोऑर्डिनेशन तो होगा, समन्वय हो गया इसके बीच में, तो नर्वस और मस्कुलर टिश्यू के अंदर। तो तंत्रिका उत्तक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग 9th क्लासेस में पहले से ही पढ़ा है कि सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ये आपको आगे चल के भी काम देगा। तो यहाँ पर हमारा तंत्रिका उत्तक है, तंत्रिका उत्तक को क्या इंग्लिश में बोलेंगे, नर्वस, और मस्कुलर को क्या बोलेंगे, पेशी। ठीक है, उत्तक। ये दोनों के बीच में समन्वय कैसे होता है? समन्वय का मतलब हमने पहले ही बताया था, एक दूसरे से जुड़ाव। ठीक है, यानी हमारे मांसपेशियों के बीच से नस के बीच में जो समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। अब देखो, दो तरह का नस होता है, एक होता है मोटा नस, जिससे क्या, जिसको कहते हैं कट गया तो नस से कट गया। लेकिन क्या होता है, क्या हम लोग यहाँ पर है तो यहाँ पर नस नहीं है, नस है, लेकिन मांसपेशियों में पतला पतला रेशा जैसा नस होता है। वो कट जाने के बाद अगर नहीं रहता तो वहाँ से ब्लड कैसे निकलता है ब्लड ना, लेकिन वो मेन नस नहीं होता है। अब सिंपल सा बात है, एगो मेन पाइप और एगो क्या होता है, साइड वाला पाइप काटना। मेन पाइप से काटेंगे तो ज़्यादा पानी निकलेगा, लेकिन साइड वाला से काटेंगे तो हल्का हल्का निकलेगा। मेन पाइप में ज़्यादा प्रेशर होता है, इसलिए उसको जोड़ना मुश्किल होता है, और साइड वाला में तो क्या होता है, कम प्रेशर होता है तो आसानी से जोड़ लेता है। तो उसी प्रकार से समझ लो क्या कि अगर आपका क्या है कि शरीर के अंदर दो तरह का नस होता है, एगो मोटा नस है, एगो पतला नस। मोटा वाला नस जो मेन उसको नस कहते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन होता है, खून, सिग्नल्स वगैरह सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है। लेकिन जो पतला वाला नस होता है, जो हमारे मांसपेशियों में पाया जाता है, वो भी क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, सिग्नल को ले जाता है। क्योंकि अगर पतला वाला नस से अगर ब्लड नहीं जाएगा तो सिग्नल जाएगा। हम यहाँ चुट्टी काटेंगे तो दर्द हो रहा है ना हमको कि तुमको? हमको, जो हमसे प्रेम करेगा उसको भी होगा, लेकिन जिसको मजा आएगा, जो हमसे चिढ़ेगा, वो कहे कि मजा आ रहा है। तो किसको किसको मजा आया, किसको किसको कष्ट आया? हम चुट्टी काटे तो मजा किसको किसको आया? सबको कष्ट हुआ ना। ऐसा इतना भाग्यवान कहाँ हम, है ना, मजा सबको आया है ना जी। चलिए, जो भी हो, तो बताया गया है क्या कि अब यहाँ पर कैसे क्या किया था, तो यहाँ पर बोला है ज्ञानेंद्रिय के द्वारा क्या होता है, संवेदी तंत्रिका के द्वारा। संवेदी तंत्रिका मतलब कि जिसके द्वारा सिग्नल जाता है, इमोशन से एक तरह से कह सकते हैं। तो वो कहा जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाद, उसके बाद पेशी उत्तक के पास, और उसके बाद पेशी उत्तक संकुचन करेगा। मतलब कहा गया क्या कि ज्ञानेंद्रिय से क्या होगा, यानी कि हमारा जो सिग्नल होता है, जैसे कोई चीज हम रिस्पॉन्स करते हैं, उद्दीपन हमने शुरू में बताया है, याद है कि खा पी गए? क्या होता है उद्दीपन? ला, किसी को पता है उद्दीपन? नहीं पढ़ाया है कि नहीं, ये तो याद है कि नहीं कि पढ़ाया है कि नहीं? हाँ, जैसे कि अगर पर्यावरण परिवर्तित हो रहा है तो हमें ठंडा का पता चल रहा है, गर्मी का पता चल रहा है, शरीर में किसी तरह का बदलाव का पता चल रहा है, वातावरण में परिवर्तन का पता चल रहा है, वो सब क्या होता है, उद्दीपन होता है। तो उसी प्रकार से अगर कहीं इस पे हमको दर्द होगा तो वो सिग्नल क्या होगा, संवेदी तंत्रिका के द्वारा क्या होगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मान के चलो ब्रेन के पास जाएगा। ब्रेन के पास जाने के बाद वो पेशी यानी कि हमारे मांसपेशियों के द्वारा होते हुए बताएगा कि हमें दर्द हो रहा है,
ठीक है। अगर हमारा यहाँ दर्द कर रहा है तो दर्द करेगा, दर्द तो कैसे पता चलेगा? ये दर्द का जो सिग्नल है ब्रेन के पास जाएगा और ब्रेन हमको एहसास दिलाएगा कि आपको वहाँ पे दर्द हो रहा है। क्यों एहसास दिलाएगा? क्योंकि आप उसका इलाज कीजिए, उसको ठीक कीजिए। नहीं तो किसी को अगर मान लेते हैं पेट दर्द होते रहे किसी कारण से, उसको पता नहीं चले कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो उसका पेट दर्द करके फट जाएगा, तो ये पता नहीं चला कि दर्द हो रहा है। अरे फट गया कैसे? ब्रेन तो बताया नहीं, है ना। तो किसी का गैस पूरा पेट में बनल जा रहा है, गैस पेट टनाल जा रहा है, लेकिन उसको एहसास नहीं कि गैस मेरा बना। करते 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 पेट उसका सिकता हुआ है, कब निकल गया, तर्क हो गया। उसको पता रहेगा था ना, लेकिन जैसे ही पेटने का खा लिए तो पेटवा दम टनल जा रहा है जी। तो एहसास दिलाता है कि आपका जो साइज है उससे ज़्यादा उसमें जा रहा है, उसको रोकिए। खाना खाते हैं तो खाना खाते 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 आप लोग का क्या कहते हैं, अगर बढ़िया टेस्टी खाना मिल गया तो पेट भर गया, लेकिन मन कर रहा है कि ना थोड़ा सा खा रहे, थोड़ा थोड़ा टालने चल गए। लेकिन क्या होता है, दिमाग तो सिग्नल देता है ना कि बस तुम्हारा इंटेस्टाइन क्या हो चुका है, पेट जो है अब फुल हो चुका है, अब कहो कि मुँह को कि रुको। लेकिन मन कर रहा है कि ना तनी मनी आओ, तनी मनी आओ। ये सिग्नल का ट्रांसफर हो रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं, सिग्नल के रूप में जाती है। अब आता है विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमा। ये क्या है? यानी कि सिग्नल जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो जाता है उसका लिमिटेशन क्या होता है, तो हम लोग समझते हैं। तो हमने बताया था क्या कि विद्युत संकेत यानी हमारे शरीर में करंट होता है, हमने बताया था। लेकिन करंट इतना नहीं आता है कि कोई सटाए तो बॉल बढ़ जाए, कोई सटाए तो टीवी चल जाए, तो आदमी इन्वर्टर लाइन लेवे न करे, सब एक दूसरे को खड़ा कर दे और बस ओकरे में पलक खोस देवे, है ना। तो पलक खोसे किसके यहाँ बॉल बढ़ जाता है? आदमी में खोसला पर। किसी के यहाँ नहीं? पूजा तुम्हारा बढ़ जाता है ना, शाबाश, सटाने से। तब सही बात है, पावरफुल आदमी हो। तो बोला गया है क्या कि विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है। बोला गया है क्या कि विद्युत संकेत हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस सिग्नल जो है उसी स्थान तक जा सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है, नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ होगा, हमारे नस से जुड़ा हुआ होगा, जहां पे ब्लड जा सकता है उसी जगह पर क्या किया जा सकता है, आपका विद्युत संकेत जाएगा, दूसरे जगह पे नहीं जाएगा। कभी आप लोग बाल कटवाए हैं? बाल लड़का हो या लड़की, गर्ल्स या बॉयज, सब कटवाता है। तो बाल कटवावे घड़ी दर्द करता है? मज़ा आता है कि अच्छा लगता है, खराब लगता है? अच्छा लगता है। तो बाल मुड़वा लो, मस्त लगेगा, कोई टेंशन नहीं। एक लोटा में नहा लोगे, ठंडा में नहाबो नहीं करोगे तो चकाचक रहोगे, ठीक है। दाढ़ी कितने लोग बनवाए हैं? नहीं, तुम लोग नहीं बनवाए हो? मानना चाहिए ना जी। क्या लड़कियां दाढ़ी नहीं बनाती है? बहुत सारी लड़कियां क्या कहते हैं, उसका रुआंस वगैरह आता है तो पूरा क्या कहते हैं धागा वगैरह मरवा मरवा के क्या कहते हैं चिकन के लिए रहती है। क्या बात करते हो, का तो करवे नहीं करती है। तो जो भी रहे, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, नहीं किए होंगे। तो ऊपर से जब हमारा केस कटता है तो दर्द नहीं होता है, लेकिन उसी को ऐसे करके कबाड़ता है। मम्मी लोग कभी झोंटा पकड़ के रे ना करवे, तो दर्द होता है कि छुर मैया छुर मैया। तो ऊपर वाला में दर्द जाता है। ये नीचे जो होता है, जो जड़ से जुड़ा हुआ, हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ, वो जिंदा है, वो मांसपेशियों से जुड़ा हुआ है, तो वो सिग्नल लेके जाए। लेकिन ऊपर वाला कितना छप छप काटो, कोई दर्द पीड़ा नहीं होता है। दर्द पीड़ा कभी कभी लड़कियों को होता है, जब कोई क्या कहते हैं हीरोइन बनना चाह रही है और उसके माई बाबूजी हट बड़का बाल कर, चाहे कोई लड़का को बॉयज लोग एकदम झुल्फी एकदम सलमान खान वाला और क्या कहते हैं अजय देवगन वाला स्टाइल में रख ले, अब बाबूजी कहें कि पढ़े वाला लेकिन की छोट छोट कर दो, फौजी कट काट दो, तो उसको लगता है कि रवाई छूट जाता है एकदम, ठीक है। तो वो दर्द क्या कहते हैं इमोशनल दर्द होता है, बाकी में पेन नहीं होता है। तो बोला गया है क्या कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उसी जगह पे जाता है जहां पर तंत्रिका तंत्र जुड़ा हुआ। हमारा नील है, ऊपर वाला जिंदा नील है, जो बढ़ा हुआ रहता है उसको कितनों काटेंगे तो दर्द होगा, लेकिन कभी कभी मिस्टेक से करते 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 कभी धंस जाता है, अरे बाप कट गया, ठीक है। तो ओरिजिनल में जहाँ पे तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जा रहा है, उससे दर्द या पेन हो रहा है। लेकिन जो मर चुका है, नोज का, पैर का हो, हाथ का हो, किसी चीज़ का हो, उसको कितनों काटेंगे या कुछ करेंगे तो दर्द होगा नहीं ना होगा। तो बोला गया है क्या कि उसी जगह पे सिग्नल जाएगा जहाँ पे तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ होगा, अदरवाइज उस जगह पे नहीं जाएगा सिग्नल जहाँ पे तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ नहीं होगा, ठीक है। बोला गया एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्य विधि सुचारू करने के लिए
समय लेती है, अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। जैसे कि एक बार हमने दिमाग ने सिग्नल दे दिया कि खाना खाओ, ठीक है, तो ये खाना खाने का सिग्नल दिमाग में दे दिया है, तो वो जब तक क्या कहते हैं आपके हाथों तक नहीं गया, या जो काम करना है मुंह फाड़ने वाला, खाना खाने वाला, तो तब तक क्या कहते हैं दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। अगर यही हाथ को कहे कि क्या कहते हैं उठ के खाना खाओ, दाएं हाथ को कहे कि उठ के खाना खाओ, अब ब्रेन सिग्नल दे, अगले कहे कि उसको मारो, तो ऐसे यहाँ लेगा कि खाना खाना है, अब वहाँ दिमाग सिग्नल दे देगा कि क्या कहते हैं मारो, तो खाना ऐसे कैसे मार दोगे? नहीं करोगे, उसको गपाक से पहले ले लोगे तब दूसरा सिग्नल उसको मारोगे, नहीं करोगे। या उसको मारने की बात है तो पहले मारेंगे बाद में खाना खाएंगे, जो पहले सिग्नल मिलेगा वही काम न करेंगे। ऐसा तो नहीं ना है कहेगा कि जाओ वहाँ से पानी लेके आओ, और रास्ते में क्या कहते हैं कोई तुमको तुम्हारा सिग्नल कहेगा कि लौट जाओ, ऐसा होगा नहीं। बोला गया है क्या कि दिमाग एक बार सिग्नल दे दिया तो विद्युत सिग्नल उससे रिलीज हो गया तो अपना पूरा काम कर ही लेगा, तभी क्या कहते हैं तो दूसरा सिग्नल वो रिलीज करेगा। यानी कि जहाँ से उसने सिग्नल दिया है दिमाग को, यहाँ से दिमाग से ने सिग्नल दिया हमारे हाथ को कि ऐसे ऐसे करने के लिए कह रहा है, एक बार यहाँ से ऐसे करने के लिए कह रहा है तो ऐसे कर दिए, तब तक दूसरा सिग्नल नहीं देगा जब तक कि एक सिग्नल उसने पूरा नहीं कर लिया। मतलब एक कार्य को करने के लिए जो सिग्नल देता है दिमाग, वो जब दूसरा सिग्नल तब तक नहीं देगा जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाए, अधूरे में क्या कहते हैं कभी नहीं छोड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? किसी को दिक्कत? जैसे कहने का हमारा अर्थ हुआ कि अगर हमारा क्या कहते हैं दिमाग ने सिग्नल दिया है कि अपना हाथ पर एकदम फाइनल दे दिया कि हाथ हिलाओ, तो फटाक से हिला दिए। मेरे दिमाग ने सिग्नल दे दिया क्या कहते हैं ऐसे करो, हमने ऐसे कर दिया। जब ऐसे हमने कर दिया तो क्या कहते हैं ऐसे करने के दौरान अचानक से रुक सकता है हाथ? नहीं रुके, यहाँ आने के बाद ही फिर ऐसे होगा। यानी एक सिग्नल दिमाग रिलीज कर देगा, एक बार विद्युत सिग्नल, विद्युत सा आवेग निकल जाएगा, तो जब तक कार्य पूरा नहीं होगा दूसरा सिग्नल हमारा ब्रेन देगा ही नहीं, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा और ब्रेन हैमरेज जैसा भी चीजें हो सकता है, क्योंकि ये करें क्या करें, कंफ्यूज हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक साथ कई सारा सिग्नल हो जाता है तो माइंड कर ही नहीं पाता है कौची करें, चुपचाप से समझो कुछ ना करेंगे। कभी ऐसा हुआ है? मम्मी कहे पानी लाओ, पापा कहे खाना लाओ, कोची कहे उन्हें से कहा कि बउआ कहा कि हमरा दूध दे, उन्हें कहा कि हमरा कपड़ा करे, उन्हें तुमको स्कूलों जाना है, करते 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 एक बार कहे ले कुछ ना करबो, दिमाग हैंग कर गया, होता है ना। तो दिमाग एक सिग्नल को लेगा कंप्लीट करेगा तब ना दूसरा सिग्नल करेगा, तो दिमाग के पास बहुत सारा सिग्नल आने लगता है तो दिमाग कहता है कि ले कुछ ना करबो, चुपचाप से बैठ के अब बस टुर टुर पूरा लोर चूना शुरू, है ना। तो ये क्या होता है एक साथ वही एक बार जब संवेग निकला, सिग्नल निकला, तो एक बार फाइनल वहीं के दूसरा काम करेगा, बीच में अटकेगा तो ब्रेन हमारा कंफ्यूज कर जाएगा। ठीक है, अब होता है कि कोई व्यक्ति एक साथ 2-3 को काम कर लेता है, तो ब्रेन क्या कैपेसिटी होता है कि एक बार सिग्नल लिया फाइनल काम किया, फिर एक बार सिग्नल लिया फाइनल काम किया, करते चला गया। ठीक है, तो वो ब्रेन कितना जल्दी सिग्नल लेके बॉडी हमारा कितना जल्दी फंक्शन करेगा, वो क्या कहते हैं हमारे ब्रेन की कैपेसिटी पे निर्भर करता है, हमारे बॉडी के कैपेसिटी पे निर्भर करता है। अब हमको कहेगा कि यहाँ से क्या कहे चौराहा पे दौड़ के जाओ और लौट के आओ, अरे एगो बढ़िया दौड़ने वाला होगा तो सिंपल है कि हम उसकी बराबरी हम करेंगे? नहीं करेंगे ना। उसका ब्रेन जल्दी से उसके बॉडी को, ब्रेन उसके बॉडी का साथ दे रहा है और जल्दी से दौड़ के यहाँ आ गया। हमारा ब्रेन बॉडी साथ दे रहा है, लेकिन जितना उतना स्पीड से वो दौड़ रहा है उतना हम रास्ते चौराहे पर जाते थे, हम हाथी लेखा बड़का को जीभ निकाल देंगे, चाहे कुत्ता लेखा जीभ हाँ कर लेगा ना जी। तो कर दिमाग तो कह रहा है कि दौड़ो नहीं रहे दौड़ो, लेकिन शरीर कह रहा है कि तो पगला है वो दौड़ी थे, तू तो मोटाइल आदमी है, कहाँ दरमाप के रज में है, शरीर रोजे पशु डैमेज हो गया। तो बोला गया है कि सबका बॉडी बराबर सिग्नल से क्या कहते हैं बराबर फंक्शन नहीं करता है, लेकिन सबका बॉडी ऐसा फंक्शन करता है कि एक काम करने के बाद ही दूसरा काम करेगा। जैसे कोई भी कंप्यूटर को समझ लो, कंप्यूटर एगो काम करेगा, 2 गो काम करेगा, और कोई कंप्यूटर 4 गो काम कर रहा है, कोई कंप्यूटर 6 गो काम कर रहा है एक साथ, और कोई एक गो में प्रोसेस करने लगता है। तो कंप्यूटर की स्पीड पर निर्भर करता है, कंफ्यूज हो जाएगा तो काम नहीं करेगा। कभी कभी देखे हो कंप्यूटर चलते चलते या मोबाइल चलते चलते तो हैंग कर गया, तो एक से अधिक सिग्नल आ जाता है और उसके प्रोसेसर पे रैम पे स्पेस नहीं रह पाता है, या प्रोसेसर का स्पीड कम होता है तो रुक जाता है। तो उसी प्रकार से जब हमारा बॉडी काम करता है तो बॉडी क्या कहते हैं या तो प्रोसेसर कम होगा, स्पेस कम होगा, या तो प्रोसेसर का स्पीड कम होगा। दोनों में से कोई एक चीज़ क्या होगा काम नहीं करेगा। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ काम उतना बढ़िया से नहीं करेगा, फाइनल काम नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा हैंग कर जाए। जिस तरह से मोबाइल कंप्यूटर्स हैंग करता है, उसी प्रकार से हमारा बॉडी भी क्या हो जाता है हैंग हो जाता है। सब
नहीं कुछ करेंगे, अब जाके निहाली ओढ़ के सूत जाएंगे। एक ही तो वहाँ पर दिमाग कहता है कि एगो सिग्नल तो कम से कम करो, भर पेट रो लो। कभी ज़्यादा टेंशन में होता है तो रोना भी जानते हो एगो इलाज है। कभी कभी आदमी रो लेता है तो सारा खीस शांत हो जाता है, तो एकदम अंदर सब बिखियाल चलो केकरा से लड़ जाएंगे केकरा से कुछ हो, ठीक है। कभी आप लोग के मम्मी लोग पापा से लड़ जाते होंगे तो तोहनिए पर देकर धीम धीम कर दिए, या तो कोना में जाकर रो ली। दोनों में से अगर दोनों में से कोई एक काम नहीं है तो बउआ बचल रहो, केकरा पर बरस जाएगा उस कोई नहीं जान रहा, इसीलिए हिसाब से रहो, ठीक है। दिमाग जब तक अपना फाइनल काम नहीं करेगा जब तक वो क्या कहते हो करने का खोजेगा, ठीक है। तो आगे की ओर चलते हैं। तीसरा काम बोला गया है कि पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, यानी कि जिस तरह से मनुष्य के अंदर जानवरों के अंदर क्या होता है तंत्रिका तंत्र होता है, नस होता है, पौधों में कोई नस वस नहीं होता है। कभी भी खोल के उसको काट के उसका नस खोजने की कोशिश नहीं कीजिएगा, जानवरों में मिलेगा। जानवरों में तो देख रहे होंगे अभी 1 जनवरी का समय था, कितना खस्सी कटाया होगा, मुर्गा कटाया होगा, में से पूरा दम नस निकला होगा। कितना तो जाता है तो जहाँ पर मुर्गा कटता हुआ कहता है कि नसवा कैसे देबू, वो इसको पचौनी कहते हैं। पचौनी वगैरह ला के उसको पूरा धो धा के पूरा एकदम लपेट सपेट के भूंज भांज के ऊपर खा जाता है। अरे घिना रहे हो, खाता है लोग, कितना बारी खा लिया है। तो पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, जानवरों में, इंसान में तो होवे करता है, ठीक है। उसके बाद आता है रासायनिक संचरण, केमिकल कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो बोला गया है विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग होता है। बोला गया है क्या कि विद्युत संचरण, अगर बोला गया है क्या कि जहां पर हमने क्या बोला कि विद्युत सिग्नल वहीं पे जाएगा जहां पर तंत्रिका तंत्र है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्थान होंगे जहां पर सिग्नल को ले जाना पड़ेगा, तो वहां पर अगर संवेग नहीं जाएगा तो कैसे किया जाएगा। तो जहां पर तंत्रिका तंत्र होगा वहीं पर विद्युत सिग्नल जाएगा, लेकिन बॉडी के हर हिस्से में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। तो उस तंत्रिका तंत्र को जो होता है सिग्नल, विद्युत सिग्नल को ले जाता है, और जहां पर नस नहीं होगा, तंत्रिका तंत्र नहीं होगा, वहां पर सिग्नल कैसे जाएगा। तो उसको ले जाने के लिए हमारा एक तकनीक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक संचरण। विद्युत संचरण सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग किया गया। रासायनिक संचरण का क्या काम होता है, जैसे देखो एगो होता है सुइया पड़ता है नस में, एगो सुइया पड़ता है मांस में। नस में सुइया पड़ेगा तो इस सब में देगा, इस सब में देगा। अगर कोई बच्चा है तो क्या कहते हैं, जाते होगा सुइया देवाते, कहता हो कमर ढीला करो, खपाक देखो मार देता है ना सुइया। आप लोग सब कभी ना कभी तो दिलवावे किए होंगे, सिंपल है। किसको किसको सुइया दिलाने में मजा आता है, किसको किसको डर लगता है। मजा तो खैर किसी को नहीं आता होगा, लेकिन डर किसको किसको लगता नहीं है, डर लगता है। अभी तुम ना कहे तो ला के सुइया घपाक दुकरे को मार देते तुमको, ताकत वाला। सुइया से सबको डर लगता है ना, तो सुइया से क्या कहते हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं हो। हमारे इलाज तो देखते हो तो हमारे मांस में देखता है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर सब ठीक ठाक हो जाता है। तो यहाँ सुइया मारता है और ठेहुना में दर्द है, पीठ के दर्द है, वो ठीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं केमिकल कंपोजिशन की मदद से क्या हो, केमिकल रासायनिक संचरण होता है, जिससे कि वह हमारे तंत्रिका तंत्र से वो मिल जाता है, और वह क्या होता है हमारे ब्लड से मिल के क्या होता है अलग हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में क्या करता है, उसका संवेग के रूप में लेके चला जाता है। तो जहां जहां पर विद्युत संवेग नहीं पहुंचेगा वहां भी क्या कहते हैं रासायनिक संचरण की मदद से क्या किया जा सकता है, सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते क्या है। अब आता है कि तो जानवर वाला कहानी खत्म हो गया जी। पौधों में समन्वय कैसे होता है। तो पौधों में समन्वय जो होता है वो दो तरह से गति के रूप में होता है। बोला गया है क्या कि वृद्धि का गति पर निर्भर न होना और वृद्धि पर निर्भर गति, ये दो बातों पर, यानी पौधों में जो गति होता है, समन्वय होता है, वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, वृद्धि का गति पर निर्भर न होना, यानी कि अगर पौधा का वृद्धि होगा उसके गति से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना वृद्धि अपने ढंग से करेगा। और दूसरा पॉइंट कि वृद्धि पर निर्भर गति, यानी कि दो तरह की वृद्धि होगा। एक तरह का वृद्धि की गति के साथ वृद्धि होगा और एक बिना गति के साथ वृद्धि होगा। तो दोनों तरह का वृद्धि क्या होता है, जो होता है वही, अगर पौधों के अंदर अगर वृद्धि होता है, विकास हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो सब ग्रोथ हो रहा है, सिंपल सा समझ लो, ग्रोथ हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, पौधों में समन्वय।
ये दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो कि गति पर निर्भर नहीं करता है और एक होता है गति पर निर्भर करता है। तो दोनों बातों को हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि वृद्धि का गति पर निर्भर न होना कैसे, अगर एक पौधा वृद्धि करता है और गति पर निर्भर नहीं करता है उसको समझेंगे। तो पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिकाओं से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। बोला गया, अब सिंपल है, पौधा हो, जीव जंतु हो, कोई भी हो, बनेगा तो कोशिका से, सेल से मिलकर, ये तो जान रहे हैं। तो अब हमने बताया अभी अभी कि क्या कहते हैं, पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। तो अभी अभी हमने ये भी बताया कि जहां तंत्रिका तंत्र नहीं होगा वहां पर भी सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। कैसी मदद से? तो रासायनिक संचरण की मदद से। तो वही बताया गया है क्या कि पौधों में विद्युत रासायनिक साधन की मदद से, यानी कि रासायनिक संचरण की मदद से क्या होता है, सूचनाओं का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जाता है। अगर पूछा जाए कि क्या कहते हैं इनमें से किसमें क्या होता है, क्या कहा जाता है, रासायनिक संचरण नहीं होता है या सिर्फ रासायनिक संचरण होता है, तो पेड़ पौधों में, क्योंकि इसमें तंत्र क्यों नहीं होता है, तो क्योंकि इसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। अब ऐसा भी हो सकता है, कहा गया क्या कि जहां पर विद्युत संवेग नहीं पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वहां पे तंत्रिका तंत्र नहीं होगा, तो सिग्नल कैसे जाएगा, तो सिग्नल को बिना विद्युत क्या कहते हैं संचरण के, बिना तंत्रिका तंत्र के संचरण से कैसे लेके जा सकते हैं, तो रासायनिक संचरण के द्वारा। तो पेड़ पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है और वहां पर एक कोशिका से दूसरी कोशिका में सिग्नल का, सूचनाओं का जो स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है, रासायनिक संचरण के द्वारा होता है। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब आगे की ओर बोला गया है, कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करता है जिससे कि कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। अब बोला गया है क्या, कोशिका के अंदर क्वालिटी क्या होता है कि पानी को लिया, फिर सिकुड़ा, ऐसे फैला तो पानी उसने लिया, सिकुड़ा तो क्या कहते हैं पानी को छोड़ा। तो ऐसे जब चाप छोड़ करके होता है ना कोशिका अंदर, तब भूख भाग इस तरह से कर रहा है ना, तब समझ लो क्या कहते हैं कि ये वो चिमकी ले लो, चिमकी में पानी भर लो, उसको ऐसे करके ऐसे चापो छोड़ो, तो करते करते कभी कभी या बोतल वगैरह लोगे या चिमकी में ही कर रहे तो चापते चापते कभी कभी होगा छेद हो जाएगा, छेद होकर छोड़ पानी निकल जाएगा, तो पानी का गति होगा ना। या कभी ऐसा भी देखे होगे आपकी पानी के बोतल में, यहाँ कई बार बच्चा क्या होता है बोर्ड को साफ करने के लिए उसमें छेद कर देता है, उसको दबाते हैं तो पानी क्या होता है, गति से निकलता है, प्रेशर से निकलता है ना। तो वैसा ही कोशिका क्या करता है कि उसके अंदर पानी जो आता है, पानी तो क्या होता है जड़ से वो लेता है, वो पानी लेता है, तो पानी कोशिका लेता है तो पहले फैल जाता है, फिर उसको सिकुड़ता है तो निकलता है। तो इस कारण से पौधों की कोशिकाओं में गति उत्पन्न हो जाता है, और जब गति होगा तो प्लांट के अंदर, कोशिकाओं के अंदर पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। अब सिंपल सा समझ लो कि ये हमारा प्लांट है, ये हमारा प्लांट है और ये बहुत सारा यहाँ इस तरह से प्लांट है, ठीक है। ये क्या कहते हैं बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना है, ये जड़ है, यहाँ से इसने पानी का मॉलिक्यूल्स लिया, अब यहाँ से इसको दबाया, पहले यहाँ तीर लिया, अब तीर के छोड़ा, तो तीर के छोड़ा तो अगला कोशिका में गया होगा, फिर चापा, फिर छोड़ा, करते करते यहाँ हर जगह क्या कहते हैं पानी फैल जाता है। तो पानी जाएगा तो अगर मान लो कि पानी के साथ साथ क्या होता है, कुछ मिनरल्स भी जाएगा। अब पानी जा रहा है, अब सिंपल सा बात है कि अगर एगो पानी हो गया सादा पानी, एगो हुआ शरबत, तो पानी जाए या शरबत जाए तो कभी ऐसा थोड़ी होगा कि पानी चल जाएगा उसका चीनी रह जाएगा, ही है ना जाएगा। वो ग्लूकोज क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, क्योंकि वो घुला हुआ रहता है उसमें। और हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, 11th वगैरह में जाएंगे, आगे कहीं पढ़ेंगे कि क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है, वो लेके वो ग्लूकोज में बदल लेता है, और स्टार्च के रूप में क्या होता है, वह भोजन को स्टोर करके रखता है अपने कहाँ पे, तो अपने आपका प्लांट के किसी न किसी ऑर्गन्स में, किसी न किसी हिस्से में, ठीक है। तो अभी हम लोग को बस समझना है कि पहला कि पौधों के अंदर विद्युत रासायनिक संचरण क्या होता है, रासायनिक संचरण के द्वारा होता है, क्योंकि वहां पर तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। दूसरा कि वह क्या होता है, उसके अंदर गति कहाँ से आता है, तो पानी को कभी भर लेता है तो फैल जाता है, फिर उसको निकालता है तो सिकुड़ जाता है। तो फैलना और सिकुड़ने के कारण क्या होता है, उसकी कोशिकाओं के अंदर
जो फैलना सिकुड़ने का जो सिस्टम होता है तो उसमें उपस्थित पानी जो होता है उसके अंदर गति हो जाता है, और उस गति के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान क्या होता है, मिनरल्स जाता है। और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो मिनरल जाता है उसको ही बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिनरल्स पानी के रूप में जो जा रहा है उसे एक नाम दिया गया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट। यानी प्लांट के अंदर भोजन का जो हो रहा है स्थानांतरण हो रहा है, ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, जो कि आगे चल के हम लोग आएंगे क्लासेस में इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है, इसका उदाहरण दिया गया है एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि कैसे सिकुड़ता है और कैसे फैलता है। तो बोला गया छूने पर छुई मुई पौधे की पत्तियों का सिकुड़ना। छुई मुई पौधा देखा हो तुम लोग कभी? यूट्यूब पे देखो तो छुई मुई पौधा को जब उसको छुए जाओगे ना तो एक क्या कहते हैं, शर्मीली लड़की की तरह जब उसको सुने ना गे तो क्या छोड़ना ऐसे करता है। और आजकल शहरी लड़कियों को तो शहरी का गाँव में भी आजकल बेशर्म लोग हो चुके हैं। अब तो गांव क्या और शहर क्या सब एक जैसा हो चुका है। तो जो शर्मीली लड़की उसको छुओगे तो अपने आप को शर्मा लेगी। पुरुष डिपार्टमेंट को देख के एक शर्म लज्जा हया का मतलब उदाहरण देंगे। एक आध गो के तो बैल ऐसा देखना ना कि जहाँ देखेगी जेंट्स डिपार्टमेंट अपना आप जान के शकल देखे लगे, बानरों ऐसा शकल लेकिन देखे चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने छुई मुई का एग्जाम्पल दिया कि जब उस पेड़ के पौधे को पत्तियों को छुओगे ना तो सिकुड़ के मुरझा जाएगा। ठीक है, और फिर जैसे ही उसको वहाँ से हाथ डालोगे तो क्या हो जाएगा, खिल जाएगा। तो जो सिकुड़ना फैलना होता है वैसा ही क्या कहते हैं, कोशिका जो होता है प्लांट्स के अंदर जो कोशिकाएं होती है फैलते सिकुड़ते रहती होगी। या कभी ऐसा भी आप देखिएगा कि गर्मी का दिन आएगा, गर्मी के दिनों में ज़्यादा धूप रहता है जहाँ पर, तो पेड़ पौधा मुरझाइलेशन हो गए, और जैसे ही सुबह और शाम का समय हो जाएगा तो उसके पत्ते खिल जाएंगे। तो कारण क्या होता है, पत्तियों के अंदर वो क्या करता है, जब ज़्यादा धूप होता है तो कैसे हम लोग जब स्कूल वगैरह जाते होंगे पढ़ने तो पूरा मुँह झाँक के जाते हैं कि जितना कम धूप लगे उतने अच्छा है। ठंडी के दिन में खास करके एकदम देह हाथ सिकुड़ा के आए होंगे सब, है ना जी। लेकिन क्या कहते हैं, गर्मी के दिन में यही होता है कि ऐसे जितना झाँक पोत के आए हो अभी क्लास करने, उतना झाँक पोत के क्लास करने जाओगे, जितने देरी में कहोगे पंखा चालू करिए सर तो ठंडा है, नहीं सर गर्मी लग रहा है तो पंखों से नहीं जा रहा है तो ये लगाइए वो लगाइए, है ना। तो आदमी क्या होता है, उसी प्रकार से क्या होता है, पेड़ पौधे भी क्या होता है, ज़्यादा धूप पड़ता है तो अपने आप पत्तियों को सिकुड़ा लेता है। सिकुड़ाता है इसलिए जिससे कि उस पर कम धूप पड़े और उसमें उपस्थित जो पानी हो वो क्या कहते हैं, कम से कम बर्बाद हो। और जैसे ही धूप खत्म तो बस एक प्लांट से दूसरे प्लांट, फिर उस एक पत्तियों से दूसरे पत्तियों के पास सिग्नल जाता है कि भाई धूपा खत्म, खेले चलो। जैसे कि अभी ठंडा है तो सब लड़कन के गार्जियन कह रहा है कि बुआ घर में रह, बाहर मत निकलो मार देगा ठंडा। और जैसे ही धूपा उग जाएगा ना तो मम्मी कहेगी जो धूपा में खेल कर, धूपा उग गलो, लेकिन पूरा फुद के लगता है। और जैसे अगर टिप टिप पानी पड़ा तो सब अपन अपन घर में, है ना। तो पेड़ पौधे भी कुछ ऐसा करते हैं कि जब धूप पड़ता है तो अपनी कोशिकाओं को सिकुड़ा लेते हैं, और जैसे ही धूप खत्म होता है तो फैल जाते हैं। ये इसलिए करते हैं जिससे कि उसके में उपस्थित पानी ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद ना हो और अपने जीवन को क्या कहते हैं, बढ़िया से सिक्योर और प्रोटेक्टेड रखे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आते हैं वृद्धि के कारण गति। एक तो हो गया ये क्या कहते हैं कि बिना गति के वृद्धि होना, और दूसरा पॉइंट है वृद्धि के कारण गति कैसे होता है, यानी कि डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। एक होता है ग्रोथ पर निर्भर करता है और एक जो होता है ग्रोथ पर निर्भर नहीं करता है। क्या? तो प्लांट के अंदर गति। कोई दिक्कत? अब कैसे होता है तो बोला गया यह दिशिक या अनुवर्ती गति है, उद्दीपन के कारण होता है। उद्दीपन मतलब अभी हमने कुछ देर पहले भी बताया था और पहले ही बताया है तो समझाने की जरूरत नहीं है। बोला गया इसके अंदर क्या क्या होता है, तो प्रतान होता है। टेंड्रिल्स क्या होता है आगे चल के हम लोग 11 से पढ़ेंगे, यहाँ भी समझ लेते हैं कि प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करना, जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाता है। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? कभी क्या कहते हैं, रुई को पानी में भिंगाए हो तो रुई को जिस पानी के जिस हिस्से मतलब रुई के जिस हिस्से को पानी से भिंगाओगे सिर्फ वही हिस्सा भीगेगा, बाकी हिस्सा नहीं भीगेगा, भीग जाएगा ना। ठीक है, हम लोग अपने हाथ को डुबाएंगे तो जिस हाथ को डुबाएंगे पानी में उतना ही भीगेगा, क्या पूरा यहाँ तक भीग जाएगा? लेकिन रुई को जैसे ही डुबाएंगे तो पूरा भीग जाएगा। तो वैसे ही क्या करता है कि उस रुई के अंदर क्षमता होता है कि पानी को सोख लेता है,
और पूरा वो भीग जाता है। तो प्रतान वैसा ही करता है कि जैसे ही क्या करते हैं उसके अंदर प्लांट्स के अंदर एक क्षमता होता है कि पानी को वो सोख ले जड़ से। अब यहाँ से क्या कहते हैं, नीचे धरती के अंदर पानी है छिपा हुआ, ठीक है, वो जड़ नीचे जा रहा है तो उसको क्या कर रहा है, तीर रहा है। तो उस जड़ के अंदर कहीं ना कहीं एक एनर्जी होता होगा तब ना वो पानी को तीर रहा है, मिनरल्स को तीर रहा है। ऐसे तीर सकता है वो? नहीं ना तीरेगा। या प्रकाश की किरणें पड़ रही उसको सोख ले रहा है। ऊपर से क्या, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊपर से क्या हो रहा है, हवा या क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, हवा ले रहा है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वो प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर रहा है। और नीचे से क्या हो रहा है, मिनरल्स ले रहा है, खनिज लवण ले रहा है, लेकर दोनों मिला के प्रकाश संश्लेषण करके ग्लूकोज बना दे रहा है अपना भोजन के लिए, और फिर उसको भोजन के रूप में उपयोग करा। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं प्लांट्स के अंदर गति होता है। तो प्रतान के बारे में, टेंड्रिल्स के बारे में बताया गया क्या कि प्रतान का वह भाग, इसमें आगे इसको पहले समझ लें कि एदेशिक या अनुवर्तक गति उद्दीपन के कारण होता है। मतलब कि ये जो गतियां होती है, जो उसके अंदर पौधों के अंदर गति आता है, वो किसके कारण होता है, तो उद्दीपन के कारण होता है। उद्दीपन हमने पहले ही बताया था कि इन्वायरमेंटल चेंज के कारण क्या होता है, हमें ठंडी गर्मी का जो एहसास होता है, या कहते हैं कोई मारा तो चोट लग रहा है, कोई हम लोग रिएक्शंस करते हैं, तो वैसी ही चीजें बोल रहा है क्या कि प्रतान क्या है, तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाता है। जैसे कहने का अर्थ होता है कि अगर प्रतान का काम क्या होता है कि जो वस्तु है जैसे कि खनिज लवण जो दूर है उसको क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित करके क्या होता है, अपने में अवशोषित करके उसको रख लेता है। क्यों? जैसे कि अगर सिंपल सा बात हम अपनी बॉडी के बारे में समझते हैं कि अगर क्या कहते हैं, हम लोग भूख लगता है खाना खाते हैं, भूख लगता है खाना खाते हैं, करते हैं ना, कभी कभी फास्टिंग भी कर लेते हैं, भूख लगा नहीं भी खाना खाए, फास्टिंग भी कर लेते हैं, तो क्या हम लोग मर जाते हैं? यानी कि लेकिन बिना ऊर्जा के हम लोग तो जिएंगे नहीं। तो क्या करते हैं, उस दौरान हमारे बॉडी के अंदर जो हिस्से में कुछ न कुछ हिस्से में भोजन स्टोर होता है, एनर्जी क्या होता है, स्टोर होता है। जब हम लोग फास्टिंग पे रहते हैं तो वही ऊर्जा जो स्टोर होता है उसका हम लोग उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जीवन चलता है, हम लोग 1 दिन 2 दिन रह पाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से प्लांट भी क्या करता है, भोजन को स्टोर करके रखता है। और कैसे, जैसे यहाँ पर बताया कि पहला टेंड्रिल्स के द्वारा, जैसे कि अगर सिम्बस लोग की जड़ों के द्वारा वो पानी खनिज लवण को अवशोषित करेगा, और दूसरा है प्रकाश अनुवर्तन, फोटोट्रॉपिज्म, प्रकाश की तरफ गति। हमने अभी बताया था कि वो क्या करता है, नीचे से खनिज लवण लिया सोखा, और ऊपर से क्या कहते हैं, प्रकाश की किरणों को अवशोषित किया, दोनों मिला दिया, मिलाने के बाद क्या बना, ग्लूकोज बना। और ग्लूकोज से क्या मिला, प्लांट को ऊर्जा मिला, जिससे कि वो हरा भरा रहता है ना। तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, क्या तो हमने क्लासेस में हिंदी में ही बताया, इंग्लिश मीडियम में ही बताया हुआ है। जिसको जो चाहो तो वहां से फिर से देख लेना, नहीं अगर आपको मिले तो फिर से बोलिएगा, हम लिंक भेज देंगे, आप आराम से वहां से देख लीजिएगा। बाय 3D आपको बनाया हुआ है। दूसरा होता है कि प्रकाश विवर्तन, एक होता है गुरुत्वाकर्षण के गुरुत्व के कारण, तो उसके अंदर क्या होता है, और ऊपर से प्रकाश संश्लेषण से आ रहा है, लेकिन नीचे की ओर क्या होगा, कोई भी चीज आएगा तो नीचे की ओर खींचेगा, गुरुत्वाकर्षण, उसके कारण भी प्लांट के अंदर गति आ जाएगा, ठीक है। वायुमंडलीय दाब के कारण भी होता है। मतलब समझ लो कई तरह से क्या होता है, पौधों के अंदर क्या होता है, गति के कारण। कभी कभी देखो पौधे पूरा हिलते हैं हवा से, उसके कारण भी गति के कारण। अब सिंपल है कि अब एगो खाना खा ले, एगो कहावत सुने होगे ना कि एक व्यक्ति क्या किया कि एगो होटल में गया, उसके पास पैसा नहीं था, तो कहा कि भैया जरा सा 1 गिलास दूध दा, दूध दिया। फिर उसके बाद कहा कि 2 चम्मच चीनी दा, कहा कि चीनी दिया। कहा कि तनी सा चाय पत्ती दा, चाय पत्ती दिया, तीनों फाँक लिया, दूधवा पी गया, चाय पत्ती और चीनी फाँक के दूधवा पी गया, पूरा लोटे लगा। दुकानदार सब हदी आगे कह रहे बाप कौजी खाया कि मर गया, तो दुकानदार दुकान छोड़ के चल गया। एगो दूर से देख रहा था, जब सब चल गया तो उठा, देह हाथ झाड़ने लगा, तो क्या है भाई जी, हमकी तो आपका तबीयत खराब होता कि ना, पूरा तबीयत कहाँ खराब था, हम तो ये चाय पत्ती चीनी या दूध मिला रहे थे, ठीक है, तब तो मिला लिए, तब ठीक हो गया, ठीक है। तो वैसा ही क्या करता है कि ये गुरुत्वाकर्षण हो, रासायनिक हो, जलानुवर्तन हो, ये सभी जितनी भी प्रक्रिया है वो सभी क्या करता है, इस तरह पेड़ पौधे लहराते हैं, फैलते हैं, तो वो क्या करता है, समझ लो कि वह प्लांट्स के अंदर गति लाता है, और गति के कारण वह भोजन को डाइजेस्ट करता है अच्छे से,
और डाइजेस्ट करने के कारण क्या होता है, उसका ग्रोथ यानी कि वृद्धि होता है, विकास होता है। बात समझ में आया? अब इसको आगे की ओर चलेंगे। प्लांट हार्मोन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि प्लांट हार्मोन क्या होता है। तो बोला गया ये वह रसायन है जो पौधों की वृद्धि, विकास एवं अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। यानी कि हार्मोन पहले भी हमने बताया था कि हम लोग को चोट लगता है, दर्द होता है, हम लोग रोते हैं, हंसते हैं, यानी कि हमको कोई अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो सब किसका खेला है? हार्मोन का खेला है। हमारे हार्मोन्स जो होता है हमारे अंदर फीलिंग्स लाते हैं, किसी को अच्छा लगना, कोई बुरा लगना, किसी पे गुस्सा आना, कभी रोना, हंसना, लड़ना, झगड़ना, ठीक है, चोट लगना तो दर्द होना, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती है, अगर हमारे शरीर में अगर हार्मोन्स नहीं होगा तो फीलिंग नहीं होगा, कोई एहसास नहीं होगा। हम लोग बिल्कुल बिना हार्मोन के बिल्कुल मशीन की तरह हो जाएंगे, बिल्कुल मशीन की तरह हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से प्लांट के अंदर जो होता है पादप हार्मोन जो होता है, एक प्रकार का जो रसायन होता है, वो पौधों के अंदर वृद्धि के लिए भी जिम्मेवार है, विकास के लिए भी जिम्मेवार है और अनुक्रिया के लिए भी जिम्मेवार है। तो वृद्धि और विकास तो समझ में आ रहा होगा। अनुक्रिया हमने पहले ही बताया था, रिफ्लेक्स एक्शन, क्रिया के अनुकरण प्रतिक्रिया। हवाएं चलेगी तो पेड़ पौधा क्या होगा? ऐसे टाइट रहेगा। अगर टाइट रहेगा तो क्या होगा? हवा चलते रहेगा तेज, और हम क्या कहते हैं, पेड़ पौधा कहा कि नाम हिलेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। सिंपल है। यानी कि आपको क्या हो, जब हवाएं चलती है तो अपने आप को उस हवाओं, तेज हवाओं से अपने आप को झुका लेता है कि भाई तू जाओ अपना रास्ते, हमरा तो कहला कि कैले है तंग। वो उस तरह से जब एक बुद्धिमान व्यक्ति के सामने जब झगड़ा के लिए कोई व्यक्ति आता है तो बुद्धिमान व्यक्ति कहता है कि भाई तू ही बढ़िया, हम ही कमजोर, तुम जाओ। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो देह तान के खड़ा हो जाएगा, तो कहेगा कि हम लड़वे करेंगे। तो लड़वे करवा तक कभी मारबन तो कभी ना कभी तो, अरे साहब तुम ओकरा से बरियार हो गए तो तुम उसको 6 थाप मारोगे, लेकिन आपको तो 2 थाप दे देगा ना। तो बुद्धिमानी किसमें है? झगड़ा को टाल के निकल जाने में कि झगड़ा करने में? किसको किसको लगता है कि झगड़ा को टालने में अच्छा बात है? चुटमुटवा या इसको झगड़ा करे वाला मेरे अच्छी बात है, लड़ा लड़ा बउआ हमरा काले वो। अब आता है कि उसका मुख्य पादप हार्मोन कौन कौन होता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये बड़े काम का चीज है जी, कि प्लांट्स के अंदर मुख्य पादप हार्मोन 4 होते हैं। पहला है ऑक्सीन। ऑक्सीन का काम क्या होता है? तो शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है। ऑक्सीन जो होता है शाखाओं के, शाखा मतलब समझते हो, ब्रांच, टहनियाँ, ठीक है, तो उसके आगे के भाग पे बनता है और कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है, प्रकाश विवर्तन में सहायक है। यानी कि टहनियों पे जो आगे की ओर, जब पहले इतना हुआ फिर बढ़ते बढ़ते बढ़ गया, अब वो क्या करेगा? प्रकाश, यानी प्रकाश को अवशोषित करने में सहायक होता है। और बोला गया है क्या कि कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। कोशिका की लंबाई में वृद्धि नहीं होगा तो पेड़ बढ़ेगा? पेड़ बढ़ने के लिए कोशिका बढ़ना चाहिए ना जी। हम लोग का पहले छोटा छोटा कोशिका था, तो हम लोग कितनी हो गए थे? इतनी हो गए थे जी। अब धीरे 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 70 के हो गया, कोई 70 के हो गया, कोई 70 हो गया, कोई 73 के रह गया, जैसे कि हम 73 के रह गए, है ना। लेकिन थोड़ा बहुत तो बच्चे से कोशिका बड़ा वृद्धि किया होगा। अगर वही कोशिका अगर उतने को रह जाता तो हम लोग क्या रह जाते? टिम्बा रुचा, है ना जी। फिर बोला गया है जेबरिलियन। ये क्या होता है? तो ये इसका काम होता है तने में वृद्धि में सहायक होता है। तो हर पादप हार्मोन का अलग अलग काम होता है। जैसे कि जिबरेलिन में क्या होता है, क्या गुण होता है कि वो तने में वृद्धि करता है। अब तना क्या होता है सबको बताने की जरूरत है? सब जानते हो ना तना किसे कहते हैं? चलिए, उसके बाद बोला गया है साइटोकाइनिन क्या होता है, हार्मोन क्या होता है। इसका काम होता है 2 गो, कोशिका विभाजन तीव्र गति से करता है। कोशिका विभाजन 1 कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरह से करते रहना। कोशिका विभाजन करता है। फल एवं बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। साइटोकिनिन नाम का जो हार्मोन्स होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? फल में और बीज में। फल क्या होता है जानते ही हो, जानते हो जी? कोची नाम हो कीर्ति? फल क्या होता है? बीज जानते हो? उसके अंदर बिया होता है जे, आम में आठी होता है जे, होता है ना, ये सब कुछ जानते होगे। उसमें क्या पाया जाता है? साइटोकिनिन। अगर पूछा जाए कि फलों में किस प्रकार का हार्मोन पाया जाता है तो साइटोकिनिन। फलों के बीजों में किस तरह का हार्मोन पाया जाता है तो साइटोकिनिन। उसके पास पूछेगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा कि तना की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार है
तो जिब्रेलियन। ये सारी चीज़ों को याद कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम देगा। उसके बाद आता है आपका एबेसिक अम्ल। ये क्या करता है? तो एबेसिक अम्ल का काम होता है 3 प्रकार का। ये बोलता है वृद्धि संदमन करता है, यानी कि वृद्धि में समन्वय करता है। फिर पत्तियों का मुरझाना, पत्ती जो एक समय के बाद क्या होता है, मुरझा के सूख जाता है, ठीक है। और तीसरा तनाव हार्मोन, पत्ते को क्या कहते हैं, मतलब समझ लो कि पत्तों को सिकुड़ना और फैलना और क्या कहते हैं उसके अंदर वृद्धि करना, वो तीनों कौन करता है? कौन सा हार्मोन? पढ़ो तो मुंह टेढ़ा करके, कौन सी? एब्साइसिक एसिड। अगर हिंदी थोड़ा मुश्किल हो जाए तो इंग्लिश कर दो, एबीएस, एब्साइसिक एसिड, ठीक है। एसिड का मतलब अम्ल। अब ये तो हम लोग देख लिए कि प्लांट्स में किस प्रकार का हार्मोन होता है, का कोई दिक्कत? अब जंतुओं में हार्मोन हम लोग देखेंगे। तो जंतुओं में हार्मोन के बारे में बताया गया है क्या कि हार्मोन वे रसायन हो जंतुओं की क्रिया, विकास एवं वृद्धि में समन्वय करता है। बोला गया है क्या कि जंतुओं के अंदर बताया गया है कि जिस तरह से प्लांट्स के अंदर क्या होता है, विकास वृद्धि में सहायक होता है, अनुक्रिया में सहायक होता है हार्मोन, उसी प्रकार से जंतुओं के अंदर जो हार्मोन होता है उसकी क्रियाओं में, विकास में, वृद्धि में समन्वय करता है, सहायक होता है। जैसे कि प्लांट्स कब करता था वैसे ही यहाँ भी करता है। अब कैसे, तो आगे की ओर चलते हैं। एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, ये आपको बउआ यहाँ भी पढ़ना है, आगे भी पढ़ना है, बड़ी काम का चीज है। एंडोक्राइन ग्लैंड, इसी को हम लोग हिंदी में क्या कह रहे हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। बोला गया है होता क्या है, तो ये वे ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करता है, जो हार्मोन कहलाते हैं। बोला गया है क्या कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक तरह का क्या होता है, हार्मोन जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? हार्मोन जनरेट करता है। कुछ नहीं समझ में आए तो हमारे ब्लड के अंदर एक हार्मोन जनरेट करता है, और हार्मोन कौन जनरेट करता है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। कैसे, तो हम लोग समझेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि कैसे, क्या कहते हैं, कौन कौन सा हार्मोन जनरेट करता है और वह उसका काम क्या क्या होता है। तो सबसे पहला हार्मोन क्या है? थायरोक्सिन। एक थायराइड ग्लैंड होता है, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर भी एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग थायराइड ग्लैंड कहते हैं। अगर यह बढ़िया से क्या कहते हैं हार्मोन रिलीज नहीं करेगा तो उसे क्या कहते हैं? थायराइड की बीमारी हो जाएगी। कौन सी बीमारी? थायराइड की बीमारी हो जाएगी। तो थायराइड क्या होता है? थायरोक्सिन नाम का हार्मोन होता है। इसकी ग्रंथि को बोला गया अबटू ग्रंथि। ये कहाँ पे पाया जाता है? गर्दन में। कहाँ पे? गर्दन में। और इसका काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का उपापचय करता है। अगर ये नहीं करेगा, अगर इसमें कमी हो जाता है, इसमें 2 तरह का प्रॉब्लम होता है। एक होता है बीमारी थायराइड वाला, सूखने वाला, और एक होता है मोटाई वाला। और ये दोनों बीमारी ज्यादातर कहाँ पर किसको होता है? लेडीज को। देखो जान रही है, ठीक है। तो महिलाओं में ये बीमारी बहुत ज्यादा पाया जाता है। काहे कि बहुत जीभ चट होती है, खट्टे खाएंगे, तित्ते खाएंगे, बाजार के चाटे चाउमीन खाएंगे, दाल रोटी ना अच्छा लगेगा। अगर दाल रोटी देगा खाए तो नहीं खाएंगे, लेकिन पूरी क्या कहते हैं, फूलगोभी के सब्जी या कटहर के सब्जी तो चटाक चटाक खा लेंगे, है ना जी। अभी कहे फूलगोभी का पूरी के बाद तो देखो मुँह चटपटा रही है, मतलब कि रोटी नहीं अच्छा लगता है। रोटी अगर है भी ना तो बासी रोटी ना खाएंगे, लेकिन ओकरा में हल्का तेल दे के घास दो ना, गटाक गटाक चल जाता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें क्या होता है, हमारे क्या होते हैं, ग्लैंड को डैमेज करते हैं। ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए, कम मसाला और कम ऑयली खाना खाना चाहिए। अरे कोशिश करो कि ऑयली खाना खाए ही नहीं, ठीक है। अब अगला एक और हार्मोन क्या है हमारा? वृद्धि हार्मोन। ये कहाँ पे पाया जाता है? तो पीयूष नाम के ग्रंथि में पाया जाता है, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये मास्टर ग्रंथि कहाँ पे होता है? दिमाग में, हमनी के ब्रेन में जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? ब्रेन में। इसका काम क्या होता है? वृद्धि एवं विकास का नियंत्रण। अगर किसी के दिमाग में वृद्धि हार्मोन यानी कि मास्टर ग्रंथि आपका क्या कहते हैं सही से हार्मोन रिलीज नहीं करेगा तो वह क्या होता है? मानसिक रूप से बीमार हो जाएगा, यानी कि अगर पगला हो सकता है, पगला भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि दिमाग नहीं होता कि हाफ माइंडेड है जी, ठीक है, कम समझता है, बड़ी शांत रहता है, इस तरह का होता है ना। तो कारण क्या होता है? उस पर कभी हंसना नहीं चाहिए।
क्योंकि उसका दिमाग उस तरह से अब उसके जन्म के दौरान या जन्म के बाद बढ़िया पोषक तत्व नहीं मिलने के कारण क्या हो जाता है, उसका दिमाग या किसी रीजन से दिमाग उतना तरह का हार्मोन जनरेट नहीं कर पाता है, जिस कारण से क्या होता है कि वह मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी ग्रंथि को दिक्कत करता है। एक आपका हार्मोन क्या है, एड्रीनलिन ग्रंथि होता है, ये अधिवृक्क होता है। ये कहाँ पे पाया जाता है, हमारे कौची में, किडनी में। किडनी मतलब जानते हो ना जी, किडनी के गो रहता है इंसान के शरीर में, 2 गो, हाँ पता है। के गो से काम चलता है, दोनों से, एगो से काम चलते रहता है। एगो तो ऐसे रिजर्व करके रखा रहता है, एगो खराब होगा तो दूसर का। तो सब अपना अपना किडनी को निकाल के हमरा दे दो, आज के बाद फीस नहीं लेंगे। कितने लोग देंगे, कोई नहीं, आंखें दे दो एक आध गो। तो हम तो दे दिए हैं, किसको रिजर्व रखल है, कोई मांगेगा तो दे देंगे, दान पुण्य करल है। उसके बाद एक किडनी क्या करता है, तो हमारे बीपी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, और आपातकालीन में क्या करता है, नियंत्रण करने, यानी कि अचानक से कोई घटना दुर्घटना उसको कंट्रोल करने का या आपातकालीन में नियंत्रण करने का काम करेगा। हमारे ब्लड प्रेशर को, यानी कि शरीर के अंदर खून का जो दबाव है उसको क्या ज़्यादा न होने देता है, न कम होने देता है। और जब सिंपल है तो ये हार्ट से रिलेटिव है, तो हृदय की धड़कन को भी, यानी भुक भाग के धक धुक धुक धुक, कभी आला लगाओगे ना तो पता चलेगा कि भुक 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 करते रहता है। या कभी कभी क्या कहते हैं, कानों लगाओगे तो धुक 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 करते रहता है। एक दूसरे के सीने पे से कान रखना, हल्का फुक 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 सुनाई देगा। और नहीं सुनाई दे तो एक बार उसको कम से कम 10 बार उठा बैठी करके तब सुनना उसको, तब करेगा फक 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 उस समय, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है ना। उसके बाद इंसुलिन होता है। ये क्या होता है, तो अग्नाशय यानी कि हमारे इंटेस्टाइन में होता है, उधर के नीचे होता है। ये क्या करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा मतलब चीनी की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर ये कंट्रोल खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, इंसुलिन ग्रंथि सही से क्या कहते हैं, इंसुलिन हार्मोन नहीं जनरेट कर पाएगा, तो उसको क्या होता है, कौन बीमारी हो जाता है, शुगर की बीमारी हो जाती है। और उसको कंट्रोल करने के लिए उसको इंसुलिन का सुइया लेना पड़ता है। जैसे कि थायराइड अगर किसी को हो जाता है तो सुबह सुबह, जिसको हो गया उसको सुबह सुबह क्या कहते हैं, 50 mg या 75 mg या 100 mg का, जैसा बीमारी है उसके हिसाब से उसको सुबह सुबह बाँस के मुँह वो टैबलेट खाना पड़ता है। ठीक है। एक होता है लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन क्या होता है, इसके अंदर 3 तरह का हार्मोन होता है। लिंग हार्मोन उसमें बोला गया है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, मादा में 2 तरह का हार्मोन होता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो पेट का निचला भाग, यानी कि हमारे नीचे का जो हिस्सा होता है, यानी सेक्सुअल पार्ट जो होता है, वहां से हार्मोन जनरेट होता है। अब ये हार्मोन जो है ना, कि क्या कहते हैं, हार्मोन के बिना हमको फीलिंग, कोई अच्छा लग रहा है, कोई सुंदर लग रहा है, किसी के लिए इस तरह का रिलेशन करने का इच्छा कर रहा है, तो वो सब क्या होता है, हार्मोन का खेला है। तो कौन सा हार्मोन, तो अगर पुरुष होगा तो लड़का डिपार्टमेंट होगा, तो उसके अंदर क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन पाया जाता है, जिसके कारण उसके अंदर फीलिंग आता है। और दूसरा क्या होता है, अगर महिला है तो उसके अंदर एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन पाया जाता है। ये पेट के निचले हिस्से में होता है और क्या कार्य क्या करता है, यौवन आरंभ संबंधित परिवर्तन करता है। जैसे कि लोग क्या होता है 10 साल तक, अगर सिंपल सा समझ लो, 8 साल तक 10 साल तक आप लोग थे तो आप लोग को पता नहीं चलता होगा कि लड़का है या लड़की है। ठीक है, या कम से कम 5 साल तक तो पता नहीं चलता है कि क्या कहते हैं, लड़का लड़की में कोई अंतर समझ में आता है। हम लोग देख लेते हैं कि लड़का जो बड़ा है उसको देखता है कि लड़का है लड़की है, जो जन्म लेता है तो कहता है कि तो लड़का होलवा लड़की होलवा। लेकिन उसके अंदर जो लड़का होता है लड़की, तो जब तक उसके अंदर फीलिंग नहीं आता है, लड़का का फीलिंग अलग होता है, लड़की का फीलिंग अलग होता है। तो अगर वो फीलिंग नहीं जब तक आएगा, उसको समझ में आएगा कि हम लड़का है या लड़की। अगर क्योंकि देखो, अगर लड़का का फीलिंग अगर क्या कहते हैं लड़के जैसा नहीं होगा, लड़की जैसा हो जाएगा, तो देखते हो गांव देहात में उसको कहता है कि मौगा है, कहता है ना जी। अब किसी क्या कहते हैं, लड़की के अंदर क्या कहते हैं, लड़का वाला फीलिंग आ जाता है, तो उसको लेस्बियन कहते हैं। तो वैसा हमारे ये उस पर कभी हम लोग को हंसना नहीं चाहिए। अब जैसे हंसी बड़ा ना, जब लोग कहते हैं कि लेस्बियन है, तो प्रभु का लीला है। और क्या कहते हैं, उसके जन्म के दौरान उसके अंदर जो किस तरह का हार्मोन रिलीज करता है, वो कह रहा है कि हमारे अंदर लड़की है तो लड़का वाला हार्मोन जनरेट हो, तो भगवान का लीला है।
वो जन्म के समय क्या होता है, जो 46 फैक्टर होता है, गुणसूत्र होता है, उसके अंदर डिवीजन के अंदर गड़बड़ हो जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन जब पढ़ाएंगे आगे चल के तो वहां पे पता चले इस कारण से उसके अंदर बीमारी आ जाता है, डिसऑर्डर आ जाता है। इस पर कभी हंसना नहीं चाहिए। तो आज हमारे समाज में लड़का लड़का से भी शादी कर सकता है और लड़की लड़की से भी शादी कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। या कभी कभी हम लोग जाते हो तो रास्ते में किसी किन्नर को देखते होगे, ठीक है, तो कोई उसको कोई शब्द से, कभी कोई अश्लील शब्द से पुकारता है, कभी उस पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जो उस तरह से वो है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। उसका कोई दोष है? वो तो प्रभु की लीला है, या क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन के दौरान गुणसूत्र का डिवीजन सही से नहीं हो पाया तो उस तरह से हो गया। तो उसको तो भगवान उसके साथ मजाक करवे किए, तो हम लोग उस पर क्यों हंसे, है ना। कभी भी भूल के भी नहीं हंसना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। मजाक उड़ाने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा हंस के क्या मिलेगा, कुछ नहीं। उसको ना दोस्ती अच्छा ना, तो अपना जगह पे खुश है, वो अपनी दुनिया में खुश है, हम अपनी दुनिया में खुश है, ठीक है। तो कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। तो बोला गया है कि लड़की को लड़की वाला फीलिंग ना आके लड़का वाला फीलिंग आ जाना, या लड़का को लड़का वाला ही फीलिंग ना हो कि लड़की वाला फीलिंग आ जाना, ये क्या कहते हैं, नेचुरल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो उसके जन्म के दौरान क्या होता है, किसी तरह का डिफेक्ट हो जाने के कारण ऐसा हो जाता है, तो कभी उस पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज हमारे समाज में लड़का लड़का भी शादी कर सकता है और लड़की लड़की भी शादी करता है। लड़की लड़की शादी करता है तो उसको लेस्बियन कहते हैं, लड़का लड़का शादी करता है तो उसको गे कहते हैं, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। और जैसे मतलब कि लड़का का लड़का जैसा सारा मतलब कि फिजिकल कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, लेकिन लड़की वाला फीलिंग आ गया, ठीक है। और किसी के अंदर क्या, तो वो क्या करेगा, वो किसी को कहेगा नहीं, लोग तो उसको मजाक उड़ाएंगे। अब लड़का है वो कहेगा कि ना हम लड़की, अब किसी की लड़की से उसका शादी हो जाएगा तो उसको कोई अच्छा ही नहीं लगेगा। कुछ इस तरह से समझो कि अगर कोई लड़की का शादी, कोई लड़का पसंद है, उससे शादी ना होकर किसी और से शादी होता है तो उसके साथ जीवन बिताना कितना मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई लड़का को लड़का ही पसंद है, उसको लड़की पसंद नहीं है, अगर उससे शादी हो जाएगा तो जीवन कितना नर्क हो जाएगा। उसका तो नर्क हो ही जाएगा, जिसका शादी होगा उसको नर्क हो जाएगा। तो कभी उसको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, जैसा है उसी तरह से हमारे समाज में चाहिए कि उसको वैसा ही शादी करवा दीजिए, कोई चाहे उसको उसी समाज में भेज दीजिए जहाँ पे वो रहना चाहता है। क्योंकि जन्म लेने का मतलब सिर्फ क्या कहते हैं, अपने खुश नहीं रखना, समाज में खुशी बांटना भी क्या कहते हैं अच्छी बात है। वो आगे चल के हम लोग और डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है, अब ये ग्रंथि कौन सी ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है, इसका डायग्राम है। आप लोग को इसका डायग्राम पूछेगा कि मानवों के अंदर कौन सी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो मानव ग्रंथि का फिगर है, दोनों में से कोई एक फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। आपको काम देगा, एक आपका क्या है, पुरुष का है, और एक आपका क्या है, महिला का है। तो ये जो पोर्शन होता है ये क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का महिला या पुरुष में दोनों में पाया जाता है। एक के अंदर शुक्राणु होता है और एक के अंदर अंडाणु होता है। शुक्राणु का अलग फंक्शन होता है, जो उसके अंदर जो फीलिंग आता है टेस्टोस्टेरोन के आता है के कारण आता है, और अंडाशय के अंदर कहाँ से आता है, हमने बताया था कौन सा हार्मोन, भूल गए, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण आता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आते हैं टॉपिक है इसके अंदर, आयोडीन युक्त नमक आवश्यक होता है। अब इससे रिलेटिव क्या कहते हैं, फिजिकल से रिलेटिव, अगर फिजिकल रिलेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटिव अगर कोई क्वेश्चन होगा, कंफ्यूजन होगा तो क्लास के बाद रुक के पूछ लीजिएगा, या कल पूछ लीजिएगा, कभी भी आके हमसे पूछ लीजिएगा, आपको बताएंगे। क्योंकि आज के समय में क्या होता है, आज हमारी सरकार जो है वो क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिलेशन के बारे में, उसके बारे में सेक्सुअल नॉलेज को दे रही है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग जानकारी के अभाव में गलती कर बैठते हैं। तो जानकारी लेना जरूरी है, जो कि अभी हमने 10th में पढ़ा, आगे चल के इसी चीज़ को हम लोग 12th में भी पढ़ेंगे, 11th में भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो तो क्लास में भी या क्लास के बाहर भी आके हमसे पूछ सकते हैं, हम बता देंगे, ठीक है। अब आता है आयोडीन युक्त नमक आवश्यक है। बोला गया है क्या कि थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो बचपन में हम लोग क्या करते हैं, पैसा बचावे के चक्कर में सस्ता वाला 5 रुपये किलो, 3 रुपये किलो नमक खा लेते हैं, आयोडीन युक्त नमक नहीं खाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, हमें इस तरह का बीमारी हो जाता है, ठीक है। आयोडीन युक्त नमक के कमी से क्या होता है, घेंगा का बीमारी ये सब हो जाए, जो पूरा गर्दन फूल जाएगा, ठीक है। मोटा, किसी का हाथी जैसा पैर हो जाता है, इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो बोला गया है कि आयोडीन की आवश्यकता होती है थायराइड ग्लैंड से थायराइड नाम के हार्मोन को रिलीज कराने के लिए।
अब समय पर वो नहीं मिल पाता है, खास करके ये कब से शुरुआत हो जाए, जब कोई महिला प्रेग्नेंट है और बच्चे जब उसके कोख में है तो उसको देना चाहिए, क्योंकि उसी समय से उसको, क्योंकि जो माँ खाएगी उसी का फायदा क्या कहते हैं ब्लड के थ्रू क्या होता है बच्चे को मिलेगा, तो माँ के साथ बच्चों को ही मिलना चाहिए। और जिसको थायराइड का प्रॉब्लम होता है, अगर वो नहीं अगर खाएगी और इस तरह से खान पान नहीं करेगा, दवा नहीं खाएगी ना, तो उसका बच्चा होगा ही नहीं, बच्चा बार बार एबॉर्ट हो जाएगा, ये भी प्रॉब्लम होता है। तो आजकल क्या कहते हैं 100 में से कम 40 महिलाओं को इस तरह का प्रॉब्लम है, और लगभग उसको जाता है तो उसका ब्लड टेस्ट करके थायराइड चेक किया है, क्योंकि बार बार प्रेग्नेंट हो रहे, 2 महीना 3 महीना में बच्चा एबॉर्ट हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। इसका क्या कारण है, जाके वो टेस्ट करता है, थायराइड निकलता है तो उसका दवा, और भी रीजन हो सकता है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, तो बोला गया है क्या कि इस तरह से क्या होता है हमारे शरीर के अंदर आयोडीन युक्त नमक की आवश्यकता हो, क्योंकि आयोडीन युक्त नमक खाने से हमारे थायराइड ग्लैंड से थायराइड नाम का एक हार्मोन निकलेगा, जो हमारे शरीर के अंदर कई थायराइड जैसी बीमारियों को क्या करेगा, दूर करेगा, घेंगा जैसी बीमारियों को दूर करेगा। ठीक है, इतना आप लिख लीजिएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। जैसा है ना, जिसे क्या कहते हैं ग्वाइटर, स्वेलन नेक बीमारी भी कहते हैं, ये पूरा फैल जाता है। ठीक है, अब आता है मधुमेह रोग। आजकल बहुत सारे लोगों को बीमारी हो रहा है ना जी। बोला गया इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, यानी कि आपके ब्लड के अंदर अगर क्या कहते हैं शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, शुगर पेशेंट कहते हैं, चिनिया रोग जिसे कहा जाता है। बोला गया है क्या, अब इसका कारण बताया गया कि अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। अब कोई आदमी बोलता है ना कि किसी को शुगर हो गया, चिनिया बीमारी हो गया, तो दारू पिए से हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स है जिससे कि बीमारी लोगों को शुगर हो जाता है, लेकिन इसके अलावा भी क्या कहते हैं, अब जो महिला दारू नहीं पीती है उसको कैसे हो जाता है। कोई सोचता है ना कि ढेर चीनी खाए से, मीठा खाए से क्या कहते हैं शुगर हो जाता है, ऐसा वो भी नहीं है। हमारे पेट के अंदर क्या होता है, इंसुलिन नाम का एक थायराइड ग्लैंड होता है, वो इंसुलिन नाम का हार्मोन को क्या कहते हैं रिलीज करता है। वो बढ़िया से रिलीज नहीं कर पाता है, जिस कारण से हमारे शरीर के अंदर जो शुगर का जो स्तर है वो ज़्यादा कम हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है हमें इस तरह की बीमारी हो जाती है। ऐसा ही नहीं किसी को क्या है ना कि शुगर ज़्यादा हो गया तो भी बीमारी, कभी कभी किसी के अंदर कैसा भी होता है कि किसी के अंदर शुगर की कमी हो जाती है, चीनी की कमी हो जाती है, तो वो अल्कोहलिक हो जाता है। उसको क्या कहते हैं, डॉक्टर लोग कहता है कि आप मीठा खाइए, नहीं खाएगा तो उसको चक्कर आने लगेगा। शुगर ज़्यादा भी हो जाएगा तो आपको कमजोरी और चक्कर आने लगेगा, और कम भी हो जाएगा तो भी दिक्कत होता है। तो दोनों तरह की हो, लेकिन ज़्यादातर शुगर बढ़ जाता है, शुगर कमता है बहुत कम, लेकिन दोनों प्रकार का बीमारी होता है। और वो कब, जब आपके इंटेस्टाइन के अंदर, पेट के अंदर क्या कहते हैं इंसुलिन नाम का हार्मोन सही से बैलेंस होके इंसुलिन को क्या रिलीज नहीं कर पाएगा, जिसके कारण आपका शुगर लेवल गड़बड़ा जाएगा, तभी ये बीमारी आपको होगी। यानी कोई पूछे कि शुगर की बीमारी क्यों होती है, तो ना ज़्यादा चीनी खाए से, ना ज़्यादा मीठा खाए से, ना ज़्यादा दारू पिए से शुगर की बीमारी होती है। हमारे शरीर के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर इंसुलिन नाम का हार्मोन सही से रिलीज नहीं कर पाता है, जिस कारण से क्या होता है हमें इस तरह की बीमारी हो जाती है। किस तरह की बीमारी, शुगर की बीमारी, चिनिया बीमारी। इसका उपचार क्या है, तो सीधा उपचार है कि समय समय पर आप इंसुलिन का इंजेक्शन लेते रहें। इंजेक्शन लेते रहेंगे तो जो आपका इंटेस्टाइन हार्मोन रिलीज नहीं कर पा रहा है, उस दवाई के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू आपका हार्मोन रिलीज रहेगा और आपके शुगर को क्या करेगा, बैलेंस रखेगा। और कुछ परहेज भी करना पड़ता है, जैसे कि चावल वगैरह नहीं खाना, ठीक है, जिसमें ज़्यादा शुगर की मात्रा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भोजन शुगर फ्री करेंगे। इससे क्या होगा, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, एक्सरसाइज वगैरह करिए, फिट रहिएगा, है ना। अब आता है कि फीडबैक मैकेनिज्म, ये क्या होता है, तो हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर को पर हानिकारक प्रभाव डालता है। पुनर्भरण क्रियाविधि यह सुनिश्चित करता है कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो रहा है कि नहीं। मतलब वही बोला गया है क्या कि जैसे थायराइड ग्लैंड हो, इंटेस्टाइन ग्लैंड हो, या किसी के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन हो, एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन हो, ये ज़्यादा निकलना वो भी ठीक नहीं है और कम भी निकलना ठीक नहीं है। ज़्यादा निकलेगा तो भी बीमारी और कम भी निकलेगा तो भी बीमारी। जितना निकलना चाहिए उतने निकलेगा तो अच्छा होता है।
तो उसको बैलेंस करने की जो विधि होती है, जिससे कि अगर जिसमें से कम निकल रहा है तो दवाई खाते हैं जिससे कि ज़्यादा निकले, और इसमें से ज़्यादा निकल रहा है उसको क्या कहते हैं, उसको कम किया जाता है। अब इसको ज़्यादा निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, उसका खून में पानी कर देगा तो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। जैसे कि ज़्यादा निकलेगा तो मोटा हो जाएगा और कम निकलेगा तो पतला हो जाएगा। थायराइड जैसा बीमारी की बात किया जाता है। तो वही चीज़ कहा गया है क्या कि हमारा ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है ये क्या बताता है, ऐसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म यानी कि एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसी क्रिया है जिसमें हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथि में जो अलग अलग हार्मोन जो रिलीज करते हैं उसको बैलेंस करके रखता है, संतुलित करके रखता है, जिससे कि न वो ज़्यादा निकले और ना ही कम निकले, जितना ज़रूरत है उतना ही निकले। हर चीज़ क्या कहते हैं, हमारा मानना है या लोगों का सोचना चाहिए, एवरीथिंग इज गुड और एवरीथिंग इज बैड। सब कुछ सही है और सब कुछ गलत है। अगर हम उस क्रिया को क्या कहते हैं अपने लिमिट्स के अंदर, सीमा के अंदर करते हैं तो वो सही है, अगर वो हम अपनी सीमा से बाहर करते हैं तो वो क्या है, गलत है। यानी कि एवरीथिंग इज गुड एंड एवरीथिंग इज राइट। इफ यू डू समथिंग इन लिमिट्स देन दैट वर्क इज कॉल्ड राइट, एंड यू डू समथिंग आउट ऑफ लिमिट देन दैट वर्क इज नोन एज क्या, रॉन्ग। यानी कि अगर जो आप करते हैं लिमिट से बाहर करते हैं तो वो गलत है, और लिमिट से अंदर करते हैं तो वो सही है। तो दुनिया में कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है। सीमा में करें तो वो सही है, सीमा से बाहर करें तो क्या है, गलत है। उदाहरण के लिए यहाँ पे आगे चल के बताया गया है मैकेनिज्म में कि रक्त में शर्करा की नियंत्रण विधि, इसको क्या कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। कैसे कैसे क्या होता है रक्त में, हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो शुगर की मात्रा है वो कैसे कंट्रोल होता है, कैसे बैलेंस होता है, उसको स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा। पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। यानी कि अग्नाशय द्वारा संसूचित करना, इंसुलिन का स्राव होना मतलब निकलना, फिर रक्त शर्करा की मात्रा का घटना यानी कि रक्त के अंदर जो शुगर की मात्रा है उसका घटना, और अग्नाशय द्वारा इंसुलिन न बनना। अगर क्या कहते हैं, अग्नाशय द्वारा क्या कहते हैं, इंसुलिन नहीं बनेगा तो बीमारी हो जाएगा। तो उसको अगर बन रहा है तो आप बिल्कुल नॉर्मल है। और शुगर हमेशा एक ही जैसा नहीं रहता। अभी आपने क्या किया, अभी हम जाके जांच करवा तो शुगर कुछ और होगा, और तुरंत कुछ क्या कहते हैं, पूरा दम मीठा मीठा खाना ढेर सारा खाया, जांच करवा, शुगर तुरंत बढ़ जाएगा, है ना। तो बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन फिर कुछ देर के बाद अपने आप को नॉर्मल कर देता है। कौन नॉर्मल करता है, तो इंसुलिन नाम का हार्मोन, ये हमको नॉर्मल कर देता है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि इस चैप्टर्स का लाइन बाय लाइन हमने देखा। आशा करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, दिक्कत है नहीं तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टाइम कितना हुआ?